यस मैम। तो हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। चलो बेसिक मीनिंग बताओ रजिस्टर का। मेंबर आपको पता चल गया, रजिस्टर का बेसिक मीनिंग बताइए। जिसमें सबके रिकॉर्ड्स रखे जाते हो। हाँ, जिसमें हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करके रखते हैं। अब हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा रजिस्टर जिसमें कोई कंपनी अपने सारे मेंबर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगी, उसी को हम कहेंगे कि ये रजिस्टर ऑफ मेंबर है। और अभी आपने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े थे, मेंबरशिप कैसे ली जा सकती है, कैसे टर्मिनेट हो सकती है, तो ये सब हमें उस रजिस्टर में लिखना है उन मेंबर्स के आगे कि अभी कौन सा मेंबर, उसकी मेंबरशिप अभी कंटिन्यू है और किसकी मेंबरशिप हमने टर्मिनेट कर दी। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो वो शेयर कैपिटल वाली होगी, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो वो बिना शेयर कैपिटल वाली यानी गारंटी वाली हो सकती है, मेंबर्स दोनों में होंगे। अगर आपकी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो उसमें आपके शेयर होल्डर्स भी मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर गारंटी वाली कंपनी है तो उसमें शेयर्स नहीं होंगे, उसमें क्या होंगे, आपके सिर्फ मेंबर्स होंगे, वो मेंबर जिनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। ये हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर जो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स का किया था उसमें डिस्कस किया था। तो हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना ज़रूरी है, और जिन पर्सन के नाम उस रजिस्टर में लिखे गए हैं वो सब कंपनी के सदस्य माने जाते हैं, और सदस्यों से संबंधित उनकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यानी कि हर मेंबर की डिटेल इन्फॉर्मेशन इस रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखी जाएगी। अब बात आती है कि रजिस्टर में हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले उनका नाम, उनका प्रोफेशन, उनका एड्रेस, वो वाला एड्रेस जहाँ पे आप किसी नोटिस को सेंड कर सकते हो। दूसरा, उस मेंबर के पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं, पहला केस है या नहीं है, अगर हैं तो कितने शेयर्स हैं। उसके बाद आपने उन शेयर्स पे कितना अमाउंट उन मेंबर्स ने पे कर दिया, आप वो भी लिखोगे। थर्ड, जिस डेट को आपने किसी पर्सन को मेंबर बनाया था वो, और जिस डेट को किसी पर्सन को आप मेंबर बनाने से रोक रहे हो यानी कि टर्मिनेट हो रही है मेंबरशिप, वो डेट। तो यानी कि हमने कुल मिला के 4-5 चीज़ें लिखनी है। पहला, मेंबर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, वो क्या करता है। दूसरा, अगर हमारी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो उसने हमारे कितने शेयर्स लिए हुए हैं, नहीं लिए हुए तो क्या वो सिर्फ मेमोरेंडम पे साइन करके मेंबर बना है, कितना अमाउंट उसने शेयर्स पे कर दिया और कितना भी देना बाकी है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट कहा कि कोई पर्सन किस टाइम हमारी कंपनी का मेंबर बना है, वो डेट, और किस टाइम किसी पर्सन की मेंबरशिप खत्म हुई है, वो डेट। बच्चे यहाँ तक क्लियर? यस मैम। अब अगर मेंबर की इंफॉर्मेशन में आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो वो चेंज भी आपको रजिस्टर में लिखना ज़रूरी है। रजिस्टर में हम इसलिए लिखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर किसी मेंबर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेंबर से बात नहीं करनी, आप डायरेक्ट रजिस्टर में से इन्फॉर्मेशन पिक कर सकते हो। अब अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर लेती है, बच्चे स्टॉक पता है ना आपको? यस मैम। अब आप क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक वाला स्टॉक नहीं बोलोगे। अगर कोई आपसे कंपनी की बात कर रहा है, शेयर्स वाले स्टॉक की बात कर रहा है, तो आप ओपनिंग क्लोजिंग ना कह के कौन सा बताओगे? बोलो जल्दी, स्टॉक बताओ बच्चे, स्टॉक बताइए जल्दी से। हाँ जी शीतल बोलो। मैम, जो शेयर फुल्ली पेड अप हो जाते हैं उन्हें हाँ, बाद में स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेरी गुड। जो कंपनी के फुल्ली शेयर्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जब कन्वर्जन हो जाता है तब वो स्टॉक कहलाते हैं। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रही है तो ऐसा नोटिस भी आपको रजिस्ट्रार को देना ज़रूरी है, और आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी लिखना ज़रूरी है कि किस किस मेंबर के शेयर्स को आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपने अगर जॉइंट होल्डर्स हैं, जैसे ABC 3 लोगों ने मिल के किसी कंपनी के शेयर लिए हैं, तो आपको हर मेंबर की डिटेल भी डालनी ज़रूरी है। जैसे हमने पार्टनरशिप फर्म की बात की थी, पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकती थी, लेकिन वो कंपनी के पार्टनर्स, उस फर्म के पार्टनर्स कंपनी के शेयर ले सकते थे। जैसे मैंने AB लिमिटेड की बात की थी, तो A और B उन दोनों के नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखना ज़रूरी है। अगर कोई माइनर कंपनी के शेयर्स लेते हैं, बच्चे मैंने माइनर वाला करा दिया आपको? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, माइनर आपका पता तो है ही, जो 18 से कम होता है। यस मैम, 18 से कम है। ठीक है, Yes, अगर ma'am. अगर ये कराऊंगी बच्चे, पूरा एक बड़ा टॉपिक है, इसको कराऊंगी। अगर कोई माइनर किसी कंपनी का
किसी कंपनी के शेयर्स ले रहा है, वो मेंबर है, तो उस माइनर का नाम और उसके साथ जो भी उसका कस्टोडियन है, जो उसका संरक्षक है, जो उसकी केयर करेगा, उस व्यक्ति का नाम भी उस माइनर के साथ रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कंपनी के इन सारे रूल्स को फॉलो करने में कोई ऑफिसर या डायरेक्टर्स गलती करते हैं, कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं, जैसे आपने माइनर का नेम तो लिख दिया, माइनर को आपने बना दिया मेंबर, उसने शेयर्स लिए, उसने रिटन कंसेंट दी, क्या माइनर खुद कर सकता है? नहीं, माइनर का वो पर्सन करेगा जो माइनर के बिहाफ पे कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है। इट मीन्स माइनर को हम मेंबर बना रहे हैं और माइनर का गार्जियन या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो कंपनी के शेयर्स को अपने पास रख लेगा, तो मेंबरशिप अभी भी माइनर के पास ही रहेगी। अगर आप सिर्फ माइनर का नाम डाल रहे हो, गार्जियन का नाम नहीं डाल रहे हो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम नहीं डाल रहे हो, तो भी ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप किसी मेंबर की डेट मेंशन नहीं कर रहे हो कि उसको किस डेट पे हमने मेंबर बनाया, तो भी ये डिफ़ॉल्ट है। कोई मेंबर अब उसकी मेंबरशिप एग्जिस्ट नहीं करती, तब भी आप उसको बुक्स में शो कर रहे हो, तो भी ये डिफ़ॉल्ट है। यानी कि कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, अगर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो इसके लिए कंपनी को पनिशमेंट मिलेगी, उन ऑफिसर्स को पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट आपकी 50,000 हो सकती है या फिर मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ हो सकती है। अगर उसके बाद भी आपका ये फेलियर कंटिन्यू रहता है, तो आपको 1,000 रुपये पर डे देने पड़ेंगे, जब तक कि आपका वो फेलियर कंटिन्यू रहेगा, जब तक आपका वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। क्लियर? अगर ये 1,000 वाला नहीं याद रह सकता, तो बस इतना याद रखना कि अगर कोई भी गलती करते हैं तो कम से कम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 3 लाख रुपये आपको देने पड़ेंगे, जो भी ऑफिसर गलती कर रहा है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। आगे आता है आपके पास टॉपिक कि हम क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है रजिस्टर बनाने का या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक ही जगह रख सकें। जब भी कंपनी को रिक्वायर्ड हो तो उस रजिस्टर में से इन्फॉर्मेशन उठाई और मेंबर्स के रिगार्डिंग डिसीजन ले लिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस हमें यहाँ भी पता चलती है कि किसी मेंबर के राइट्स क्या हैं, यानी कि उसके अधिकार क्या हैं, और किसी मेंबर के दायित्व क्या हैं कंपनी के प्रति। उसके बाद जो कंपनी का मेंबर्स है, मेंबर का रजिस्टर है, उसमें ये भी लिखा होगा कि आपके क्रेडिटर्स कौन कौन हैं, आपके डेटर्स कौन कौन हैं। क्रेडिटर्स आपके 2 टाइप के होंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले। शॉर्ट टर्म वाले होंगे वो तो नॉर्मल क्रेडिटर्स, जो आप गुड्स को सेल करते हो, गुड्स को परचेज करते हो, वो वाले क्रेडिटर्स। अगर हम लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की बात करें, तो वो पर्सन जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है। आई रिपीट, क्रेडिटर्स 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाले जिनसे हम उधार पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, 1 ईयर वाले। दूसरे लॉन्ग टर्म वाले क्रेडिटर्स जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर एक और लोन जिसको हम डिबेंचर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस मैम। तो आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में ये भी लिखना है कि आपके क्रेडिटर्स कौन हैं और आपको किन पर्सन्स पे ट्रस्ट करना है, किन पे नहीं करना। आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिन पर्सन्स के साइन किए हुए हैं, जिनके नाम लिखे हुए हैं, वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण या प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, जो आपको ये शो करता है कि ये व्यक्ति किस रूप में कंपनी के मेंबर बने थे, किस फॉर्म में उनकी मेंबरशिप एक्सेप्ट की गई थी। रजिस्टर ऑफ मेंबर एक निर्णात्मक कोई प्रमाण नहीं होता, ये एक ऐसा एविडेंस है जो आपको सिर्फ सूचना प्रदान करता है कि इस व्यक्ति ने इस नाम से एप्लीकेशन दिया था और ये हमारी कंपनी का मेंबर बनने के लिए एग्री करता है। अगर किसी पर्सन का नाम गलती से मेंबर्स के रजिस्टर में डाल दिया गया, जैसे अभी आपने बताया था कि रिटन कंसेंट देता है कोई पर्सन लिख के, उसने लिख के दे दिया, कंपनी उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही है कि ठीक है मेंबरशिप दे रहे हैं, लेकिन कंपनी जब भी मेंबरशिप किसी पर्सन को देगी तो उससे पहले उसको एक नोटिस भी दिया जाएगा कि आपको इस कंपनी का मेंबर बनाया जा रहा है। अगर वो पर्सन एक्सेप्ट करता है तो ही मेंबरशिप एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज मेंबरशिप एक्सेप्ट नहीं होगी। अब अगर कोई पर्सन कहते हैं कि उसका नाम गलती से मेंबर्स के रजिस्टर में डाल दिया, बिना नोटिस के डाल दिया, तो ऐसा पर्सन फिर मेंबर के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो कंपनी ने गलती से डाला है और दूसरा उसको नोटिस दिया ही नहीं था।
मान लो अगर आप किसी कंपनी के मेंबर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या सिर्फ आपका एप्लीकेशन देना सफिशिएंट है? नो, कंपनी डिसीजन लेगी कि आपको मेंबर बनाना है या नहीं बनाना। उसके बाद कंपनी आपको नोटिस देगी। अगर उस नोटिस को साइन करके आप कंपनी को इन्फॉर्म करते हो कि आप अभी भी मेंबरशिप के लिए एग्री करते हो तो ही आपको मेंबर माना जा सकता है। अदरवाइज अगर किसी पर्सन को नोटिस नहीं दिया गया तो वो मेंबर की तरह कभी भी लायबल नहीं होगा। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। कल हमने एक टर्म पढ़ी थी कि अपने व्यवहार से भी कोई पर्सन मेंबर बन सकता है। होल्डिंग आउट या एस्टोपल वाला पॉइंट किया था। क्या बोलते हैं बच्चे याद आया ना, कल किया था वो पॉइंट, एस्टोपल वाला पॉइंट किया था। मैम इस मेंबर को क्या बोलते हैं? इस मेंबर को एस्टोपल वाला या होल्डिंग आउट मेंबर बोलते हैं। यस मैम। डीम्ड, अगर वैसे इसका टर्म थोड़ा टिपिकल होता है, एक्विसेंस बोलते हैं, लेकिन आप इसको डीम्ड मेंबर बोल सकते हो। डीम्ड, जैसे डीम्ड सप्लाई आपने पढ़ी होगी, ऐसे डीम्ड मेंबर बोल सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा व्यवहार कर रहा है यानी कि वो कंपनी की मीटिंग्स में पार्ट ले रहा है, वो कंपनी के डिविडेंड ले रहा है, कंपनी के अदर प्रॉफिट्स में भी पार्ट ले रहा है, तो भी ऐसे व्यक्ति ने चाहे लिख के नहीं भी दिया हो तो भी ऐसे व्यक्ति को नोटिस दे के हम कंपनी का मेंबर बना लेंगे। उसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। इंडेक्स आपको पता है बच्चे, अच्छे से पता है आप सबको, इंडेक्स पता है ना, जो वो आपकी बुक में जैसे वो लिखे होते हैं ना, चैप्टर 1, 2, 3, तो आपको पता होता है ना। इन्फॉर्मेशन होती है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसका एक शॉर्ट मैनर में हम बाहर लिख देते हैं। जैसे हमारे इस पेज नंबर पे ये वाली आइटम एग्जिस्ट करती है। आप जैसे देखते हो कि मुझे 10th चैप्टर करना है तो 10th चैप्टर कौन से पेज से स्टार्ट है वो आप आगे इंडेक्स में देखते हो। सेम केस, हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर के साथ साथ इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाना भी ज़रूरी है। ये दोनों अलग अलग बनेंगे, इंडेक्स अलग बनेगा और रजिस्टर अलग बनेगा। अगर किसी कंपनी के 50 या उससे ज़्यादा मेंबर्स हैं तो कंपनी को इंडेक्स बनाना ज़रूरी है, और वो जो इंडेक्स बनेगा उसको हम कार्ड इंडेक्स बोलेंगे। अगर किसी कंपनी के 50 से कम मेंबर्स हैं तो चाहे वो बिना इंडेक्स बनाए काम चला सकते हैं, लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना ज़रूरी है। 50 से ज़्यादा मेंबर हैं तो कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर के साथ साथ उनका इंडेक्स भी बनाना पड़ेगा। उस इंडेक्स में आप शॉर्ट में लिखोगे कि आपके कौन से मेंबर की कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पेज पे एग्जिस्ट करती है, और अगर आप अपने इंडेक्स में कोई भी ऑल्ट्रेशन कर रहे हो तो ऐसी ऑल्ट्रेशन को आपको 14 दिन के अंदर अंदर यानी 14 डेज के अंदर अंदर उसको अपने रजिस्टर में मेंशन करना ज़रूरी है, और उसकी सूचना भी आपको रजिस्ट्रार को देनी ज़रूरी है। सेकंड, आपका इंडेक्स ऑफ नंबर, उसमें आपके मेंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे आप कहते हो कि पेज नंबर 20 पे राम नाम के मेंबर की इन्फॉर्मेशन है, ताकि जैसे ही आपको किसी मेंबर की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो आप इमीडिएटली उस पेज पे जाके उस मेंबर की सारी इन्फॉर्मेशन को उठा सको। थर्ड पॉइंट, जिस जगह पे आप रजिस्टर ऑफ मेंबर रख रहे हो उसी सेम प्लेस पे आपको इंडेक्स ऑफ मेंबर्स भी रखना है। अगर आप कहीं और रख रहे हो यानी कि दोनों का प्लेस अलग अलग है तो इसके लिए आपको कंपनी में रेजोल्यूशन पास करना होगा और रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देनी होगी। अगर इन सारे प्रोविजंस को आप फॉलो नहीं करते तो फिर से वही है, आपको कम से कम 50,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर कहाँ रखना है? कहाँ रखना है भाई? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखेंगे। ठीक है, कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे। इसको अगर आप कहीं और रखना चाहते हो तो फिर से आपको रेजोल्यूशन पास करना है। कंपनी की साधारण मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग, उसमें प्रस्ताव पास किया जाएगा। कौन सा? विशेष वाला स्पेशल रेजोल्यूशन हम कंपनी की जनरल मीटिंग में पास करेंगे, और इसकी एक कॉपी यानी रेजोल्यूशन की एक कॉपी हमें रजिस्ट्रार को भी डिलीवर करनी होगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहती है कि जैसे आप कहते हो कि मेरा ये इंडेक्स फट गया है या रजिस्टर ऑफ मेंबर ये मेरा फट गया, मुझे नया बनाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे भी आपको रूल्स देगी रजिस्टर के रिगार्डिंग या इंडेक्स के रिगार्डिंग, आपको उन्हीं को फॉलो करना है कि क्या आपको पुराने वाला किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है या नया बनाओगे तो किन टर्म्स कंडीशंस पे आपको बनाना है। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? आगे आता है आपके पास इंस्पेक्शन।
यानी कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर बना है इसकी चेकिंग भी हो सकती है। कोई भी मेंबर चाहे, यानी कि मेंबर को अधिकार होता है, कोई भी मेंबर किसी भी टाइम चाहे तो रजिस्टर ऑफ मेंबर को चेक करने का अधिकार उसके पास है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी ने रजिस्टर में एंटर की है वो करेक्ट है या नहीं है। तो जब भी आपका ये रजिस्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा तो ये वर्किंग आवर्स में, यानी कि जो कामकाज के टाइम होते हैं उन वर्किंग आवर्स में हर दिन कम से कम 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए आप उस रजिस्टर को ओपन करेंगे कि कोई भी मेंबर चाहे तो इसको चेक कर सकता है। अगर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज किया हुआ है, जैसे जब हम कॉल्स डिमांड करते हैं तो 15 दिन के लिए हम ट्रांसफ़र रोक देते हैं, पढ़ा था ना ये पॉइंट। जब हम कॉल्स की डिमांड करते हैं तो हम रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर देते हैं ताकि वो मेंबर बिना कॉल का अमाउंट दिए शेयर्स को ट्रांसफ़र ना कर पाए। जब आपने इस तरह से कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए मेंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑफ मेंबर को बंद किया हुआ है तो उस टाइम पे कोई भी मेंबर इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। अदरवाइज ओपन डेज में कोई भी मेंबर 2 आवर्स का टाइम मिलता है, उन 2 आवर्स में किसी भी दिन कंपनीज के रजिस्टर को चेक कर सकता है। इसके लिए उसे कोई फीस भी नहीं देनी, कोई डिबेंचर होल्डर भी चेक कर सकता है। उसके बाद अगर कोई मेंबर या कोई डिबेंचर होल्डर उसकी एक कॉपी लेना चाहता है, यानी कि जो भी आपने रजिस्टर में लिखा है या इंडेक्स में लिखा है उसकी कोई कॉपी आपको चाहिए, तो उस कॉपी के लिए उसको फीस देनी होगी, एक पेमेंट करनी होगी। अब जो भी कॉपी किसी पर्सन को, किसी मेंबर को, किसी डिबेंचर होल्डर को चाहिए, जैसे ही उसने डिमांड की उसके 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी उस व्यक्ति को जिसने ऐसी कॉपी की डिमांड की है उसे वो कॉपी 10 दिन के अंदर अंदर दे दी जाएगी। अगर कंपनी इन प्रोविजंस को फॉलो करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है तो आपको पर डे के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ या फिर मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपीज़ फ़ाइन देना होगा। यानी कि अगर कोई मेंबर डिमांड कर रहा है, कंपनी अपना रजिस्टर नहीं दिखा रही तो ये डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। कोई मेंबर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, कोई कॉपी मांग रहा है, 10 दिन में आप नहीं दे रहे हो तो भी ये डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। या तो उसके लिए 1000 रुपये पर डे या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ आपको देने होंगे। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्लोजिंग द रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर बंद करना। अभी हमने कहा था हम खोल रहे हैं, कितने टाइम के लिए खोल रहे हैं? पर डे 2 आवर्स के लिए। अब हम बंद करने की बात करें, बंद करने का एक तो प्रोविज़न आपको पता है कि जब कंपनी कॉल्स डिमांड करती है तो उस टाइम पे रजिस्टर बंद कर देती है ताकि ट्रांसफ़र ना हो सके। अब इसके लिए कंपनीज एक्ट में कुछ टाइम दिए गए हैं कि कोई कंपनी मैक्सिमम 45 डेज़ के लिए रजिस्टर बंद कर सकती है, और कॉन्टिन्यूस करना हो यानी कि पूरे साल में कोई भी कंपनी किसी भी टाइम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को बंद रख सकती है, और अगर बंद रखना है तो कॉन्टिन्यूस 30 डेज़ के लिए रख सकती है। इससे ज़्यादा कंपनी अपने रजिस्टर को बंद नहीं कर सकती। 45 डेज़ का टाइम जो मैंने कहा था वो ये था कि जब आपने कॉल्स डिमांड करनी होती। कॉल तो हमारी 2 या 3 ही होती थी, रिमेंबर ना, 2 या 3 कॉल, जो कि आप 2 मंथ्स के बाद कर रहे थे। तो मैक्सिमम अगर आपकी 3 कॉल भी हैं तो 15 दैट्स वाई 45 डेज। क्लियर बच्चे ये चीज़? गर्ल्स शुड आई रिपीट? नो मैम, क्लियर। अगर कंपनी जब कंपनी कॉल्स डिमांड कर रही है तो कोई भी कंपनी जब कॉल डिमांड करेगी तो कम से कम 2 मंथ्स का गैप लेगी, या अगर उससे कम टाइम कंपनी रखना चाहती है तो रीज़न देना होगा। जब कंपनी कॉल्स डिमांड करे तो उस टाइम पे रजिस्टर ऑफ मेंबर को बंद रखा जाता है, वो 15 दिन के लिए हम बंद रखते हैं। अगर कंपनी जब कॉल्स कर रही है तो वो 2 या 3 कॉल मैक्सिमम हो सकती हैं। कॉन्टिन्यूस बंद रखने के लिए 30 डेज़, नहीं तो कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 45 डेज़, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में करे या जब भी करे, कंपनी मैक्सिमम 45 डेज़ के लिए अपने रजिस्टर को बंद कर सकती है। और रजिस्टर बंद करने से पहले उसकी सूचना आपको किसी न्यूज़पेपर में देनी होगी ताकि कोई मेंबर उस टाइम पे रजिस्टर को इंस्पेक्ट करने के लिए डिमांड ना करे। आई रिपीट, अगर कंपनी जब रजिस्टर को बंद करना चाहती है
तो उसके लिए 7 दिन पहले आपको किसी न्यूज़पेपर में ऐड देनी होगी कि ये कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर इतने टाइम के लिए क्लोज कर रही है। अगर आप ऐसा करने में डिफ़ॉल्ट करते हो तो आपको फ़ाइन देना होगा। ठीक है बच्चे, फ़ाइन आपका कितना होगा? 5,000 रुपये पर डे या फिर मैक्सिमम 1,00,000 रुपये। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? अब बात आती है कि अगर कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है, तो कंपनी को जब भी अपना रजिस्टर बंद करना है तो इससे पहले उसे स्टॉक एक्सचेंज से बात करनी होगी। उनके कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही आप बंद कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था बच्चे आपने, यानी कि गलतियों में सुधार करना। अब बात आती है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, यानी कि आपका जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है इसमें आप चेंजेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देनी होगी। अगर कोई मेंबर जिसको कंपनी की मेंबरशिप से कोई भी लॉस हुआ है, कोई भी हानि हुई है, तो ऐसा पर्सन रजिस्टर ऑफ मेंबर में चेंजेस करने के लिए कंपनीज बोर्ड कंपनी के कोर्ट के पास जा सकता है, दैट वाज ट्रिब्यूनल। सबसे पहला वो व्यक्ति ये कह सकता है अगर उसका नाम बिना किसी रीज़न के, यानी गलती से या तो एंटर कर दिया गया या गलती से हटा दिया गया, तो ऐसा पर्सन ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। दूसरा, जब कंपनी किसी मेंबर का नेम एंटर कर रही है तो उस नेम को एंटर करने में कोई डिफ़ॉल्ट किया गया है या फिर उस व्यक्ति को बिना किसी रीज़न के मेंबरशिप उसकी टर्मिनेट कर दी गई है या उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट करने में डिले कर दिया गया, यानी कि आपको नाम तो एंटर करना था लेकिन आप बहुत डिले कर रहे हो, नाम हटाना था रजिस्टर से तो भी आप बहुत डिले कर रहे हो, तो भी ये डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। ऐसी केस में मेंबर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाके एप्लीकेशन दे सकता है। सेकंड, फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी। अगर ऐसा ऑर्डर यानी कि ऐसी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। मेंबर जो कंप्लेंट कर रहा है वो कंप्लेंट जस्टिफाई करती है, तो कंपनी का ट्रिब्यूनल रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐसे चेंजेस के लिए ऑर्डर देगा और जिस मेंबर को इस डिले की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो डैमेजेस कंपनी उस पार्टी को दे देगी। थर्ड, अगर ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया आपको वो भी सही नहीं लग रहा तो इसके अगेंस्ट, यानी कि ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। उसको हम कहते हैं अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल, यानी कि कंपनी की जो कोर्ट है उसके डिसीजन से अगर आप जस्टिफाई नहीं हो, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप उस डिसीजन के अगेंस्ट भी फिर से अपील कर सकते हो। जैसे सेकंड पॉइंट में आपने पढ़ा ट्रिब्यूनल ऑर्डर, अगर ट्रिब्यूनल को सही लगता है, ये ऊपर देखो लिखा हुआ है रिजेक्ट भी कर सकती है ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई एक्शन नहीं होगा। अगर ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट की है, स्वीकार की है एप्लीकेशन, तो ही वो कंपनी को कहेगी कि आप रजिस्टर में चेंजेस करो। अब ट्रिब्यूनल ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो मेंबर अगर चाहे तो इस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट फिर से केस फाइल कर सकता है, अपील कर सकता है। उसके बाद नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर रेक्टिफिकेशन, आपने अपने रजिस्टर में जो भी चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को आपको अपने कंपनीज के रजिस्ट्रार को भी बताना ज़रूरी है। कब बताओगे? वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर बताना ज़रूरी है, दैट वाज 30 डेज। बच्चे यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यस। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अगर आप नहीं मान रहे हो, कोई डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, तो फिर से आपको फ़ाइन देना होगा, कम से कम 1,00,000 रुपये, मैक्सिमम आपको 5,00,000 रुपये। और जिन एम्प्लॉयज़ ने ये गलती की है उन एम्प्लॉयज़ को हम जेल में भेज देंगे। लास्ट आता है हमारे पास फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। बच्चे अब ये विदेशियों का रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर तो इंडियन मेंबर्स का ही है, क्योंकि हम तो इंडियन कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं। अब हमारे मेंबर्स तो इंडियन है, लेकिन हम जो रजिस्टर मेंटेन करें वो हम इंडिया में नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न से। तो जो रजिस्टर इंडियन बाउंड्रीज से बाहर अगर मेंटेन किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ठीक है बच्चे, अगर कोई रजिस्टर इंडियन बाउंड्रीज से बाहर मेंटेन किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे फॉरेन रजिस्टर, यानी विदेशी रजिस्टर। तो ऐसे रजिस्टर को हम कह सकते हैं ब्रांच रजिस्टर।
ब्रांच रजिस्टर को भी वैसे ही मेंटेन किया जाएगा जैसे आपने कंपनीज के नॉर्मल रजिस्टर ऑफ मेंबर को मेंटेन किया है। अगर कोई कंपनी जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है वो कंपनी फॉरेन रजिस्टर को मेंटेन करना चाहती है, यानी विदेशी रजिस्टर ऑफ मेंबर को मेंटेन करना चाहती है, तो इसके लिए कंपनी को आर्टिकल्स में मेंशन करना होगा और ऐसा रजिस्टर भी वहीं पे रखा जाना चाहिए जहाँ जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे नॉर्मल रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आप रखते हो। सेम सारे वही रूल्स आपको अप्लाई करने हैं जो आप नॉर्मल रजिस्टर ऑफ मेंबर पे अप्लाई करते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का।